6,500 देवदार के पेड़ मार्क कर दिए गए हैं चारधाम यात्रा के नाम पर रोड वाइडनिंग के लिए। लूजिंग 6,500 देवदार ट्रीज इन ए स्मॉल स्पैन, जो कि वैसे ही इको सेंसिटिव स्पैन है, धराली के पास वाला इलाका झाला से गंगोत्री तक। ऐसा ही हमने देखा कि जागेश्वर में भी कुछ टाइम पहले मार्किंग हो चुकी थी काटने के लिए। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इतने हज़ारों पेड़ों का ऐसे कट जाना? ये जो स्टेप है ये सुसाइडल है। मतलब आखिर हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्यों हम अपना पूरा मानवता और मनुष्य को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं? मेरा तो ये कहना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों क्लियरेंस दे देता है ऐसे इश्यूज? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सरकारी विभाग है, प्रेशर होता है पॉलिटिकल। आप समझ रहे हैं ना, सरकारी विभाग है। सरकारी विभाग की एक सीमाएं हैं। अल्टीमेटली हु आर द बॉस ऑफ द स्टेट? कौन है जो स्टेट को चलाते हैं? ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सरकार का पार्ट है। सरकार से बाहर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं जा सकता। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लिमिटेशन है। और इसके क्या कारण होते हैं कि एक बार अगर कोई एनिमल मैन ईटर हो गया तो इसके चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं कि वो कंसिस्टेंटली फिर ह्यूमन हंट पे ही निकलता है? उसके रीजंस क्या होते हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें एक नेचुरल फियर है ह्यूमंस को लेकर के, पर एक बार इंटरेक्शन हो गया वो खत्म हो जाता है, तो फिर वो फियर डिक्लाइन हो जाता है, फिर वो फियर थोड़ा कम हो जाता है। तो सर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं इसके, इन अटैक से बचाव करने के लिए? क्योंकि लगातार जब इस तरह के अटैक्स बढ़ते हैं तो हम सुनते हैं अथॉरिटीज़ से कि सिस्टम्स लगाए जाएंगे, सेंसर्स लगाए जाएंगे, हुटर्स लगाए जाएंगे, ड्रोन से निगरानी की जाएगी, और ये तमाम तरह की बातें तो होती रहती हैं। लेकिन उत्तराखंड को अलग स्टेट बने हुए भी 25 साल हो गए हैं। कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान, कोई लॉन्ग टर्म रोड मैप क्यों नहीं नज़र आता है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए? तो मुझे लगता है कि बातें ज़्यादा होती हैं। अगर गंभीर चिंतन होना तो हर चीज़ का समाधान है। ह्यूमन किलिंग्स जो हैं वो बहुत ही पैथेटिक है कंडीशन। उसको इस तरह से बर्दाश्त करते जाना, निरंतर करते जाना, ये कोई अच्छी बात तो मुझे दिखती नहीं है। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि समाधान है इसका। बैठा जाए, चिंतन किया जाए और पॉलिसीज में चेंज लाया जाए। ठीक, आपको लगता है ओवर प्रोटेक्टिव है? अगर ओवर प्रोटेक्टिव है वो तो बिल्कुल है तो अच्छे के लिए, वो जानवर के लिए है। पर अब हालात भी तो बदल रहे हैं ना। हालात ये बदल रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है इस चक्कर में। सूनर और लेटर कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि एनिमल्स की संख्या पर हम नियंत्रण करें। हमारे सेंटिमेंट्स एक तरफ, पर जिनके बच्चे उठते हैं, जिनके पेरेंट्स उठते हैं, जो घायल होते हैं, उनके दर्द को तो समझना ही पड़ेगा। 6 साल आपने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, और आप हेड तक रहे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगर चैलेंजेस, बीइंग ए इनसाइडर, अगर आप बताएं कि आपको सर्व करते हुए या जो अब आप ऊपर से देख रहे हैं, चुनौतियाँ क्या हैं उत्तराखंड के वन विभाग के सामने? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास है कि विकास को हमारे संरक्षण से बैलेंस स्थापित करना। स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन and development. This is the biggest challenge. नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बारामासा पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों से जुड़ी हुई, फॉरेस्ट इश्यूज से जुड़ी हुई, फॉरेस्ट राइट्स से जुड़ी हुई, और हाल ही में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आ रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, उस पर बात करेंगे। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जयराज जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। थैंक यू। जयराज जी 1983 बैच के IFS ऑफिसर हैं और उत्तराखंड में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रह चुके हैं। 2020 में वो रिटायर हुए। उनका कार्यकाल कई चीज़ों की वजह से जाना जाता है, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट इशू था जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कई सारे बाघों की खाल और बाघों की हड्डियां पकड़ी गई थी। वो मामला सुर्खियों में आया था। तो जयराज जी की ही रिपोर्ट थी जिसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, और बड़ी सख्त वो रिपोर्ट मानी गई थी क्योंकि उसमें फॉरेस्ट के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात का जिक्र उसमें आया था। और उसी रिपोर्ट को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आधार भी बनाया था इस मामले में CBI जाँच करवाने का। कुछ समय पहले एक्स्ट्रा कवर में हमने इसका हल्का सा जिक्र भी किया था कि वो मामला कैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे जयराज जी से। सर, शुरुआत सबसे पहले ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से करते हैं, जो आजकल बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। उत्तराखंड में हम देखते हैं कि तेंदुए के अटैक पिछले लगातार कई सालों से, कई दशकों से होते रहे हैं। ये भालुओं के अटैक वाला जो ट्रेंड अचानक से इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लंबा अनुभव है, एक तो 2 चीज़ें बताइएगा। एक तो
ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है, और क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को एग्री कर रहा है या सिर्फ न्यूज़ में ज़्यादा है इसलिए लग रहा है कि ट्रेंड बढ़ा है भालू के अटैक का? देखिए, भालू के जो अटैक हैं ये बीच बीच में बढ़ते हैं, पहले भी बढ़े हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि क्लाइमेट में बड़ा चेंज आ रहा है। आप देखिए बर्फ़बारी कितनी कम हो गई है ना, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक रीजंस कहते हैं, यानी मानव जनित कारण। उससे हमारे क्लाइमेट में इतनी तब्दीली हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये जो हमारे जंगली जीव हैं इनके बिहेवियर में भी चेंजेस दिखने में आ रहे हैं। जैसे स्नेक्स हैं, तो स्नेक्स नॉर्मली जो है हम लोगों को नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नहीं दिखाई पड़ते थे जब बहुत ठंड होती है, पर आज जो है स्नेक्स की रिपोर्ट्स अभी भी आती हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें भी पता लगता है कहीं सांप निकल आए हैं तो जाइए, दौड़िए, रेस्क्यू करिए। भालुओं की अगर हम बात करें तो भालू भी जो अपने विंटर सीजन में ये कंदराओं में और एक तरह से हाइबरनेशन में रहना चाहता है, नो डिस्टर्बेंस टाइम इसका वो होता है। अब ना वो ठंडक रह गई, और दूसरी बात है कि हमारा जो ये हम लोग हैं, मनुष्य जो है वो हर जगह पहुंच गया है, चैन अमन अब इन जीवों के लिए रहा नहीं है। तो वो डिस्टर्बेंस, जो बायोटिक डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं, वो भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसमें ये इरिटेट करते हैं, क्योंकि इनकी जो जेनेटिक बिहेवियर है वो कुछ है, पर जो एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस जो स्थिति पैदा कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रतिकूल हैं। तो इससे ये एजिटेट होते हैं, और जब ये एजिटेट होते हैं तो ये प्रहार करते हैं, फिर ये निकल करके और फिर चिड़चिड़ाने का स्वभाव हो जाता है। तो वो चीज़ अब बार बार देखने में आ रही है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, पर समझने वाली बात अब ये है इसमें कि हमारी अगर आप आबादी देखें, अगर हम देश के लेवल पे चलें तो हम 146 करोड़ हो गए हैं, करीब 146 करोड़, है ना। और आज भी आप देखिए, क्या हमारी कोई पॉपुलेशन को नियंत्रित करने की कोई योजना है? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती। कुछ स्टेट्स ने ज़रूर कुछ पॉलिसीज़ अपने डिक्लेयर करी हैं, पर नेशनल लेवल पे तो मुझे अभी कुछ दिखता नहीं ऐसा। हमने चाइना को भी पीछे कर दिया। तो ये जो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, इसको रहना तो है ही, इसको जगह चाहिए। तो जब नगरों में और गाँवों में जगह कम होगी तो फैलाव होना स्वाभाविक है। जंगलों में बढ़ रहे हैं लोग, हैबिटेट को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो प्राकृतिक रूप से जो फूड होता था, जो जनरली फॉरेस्ट में इन जीवों को मिलता था, उसमें भी काफ़ी अब एक कमी सी आती दिखाई दे रही है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है इन एनिमल्स के लिए। और मैं एक बात और भी कहूँगा, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जानवर मनुष्य के बीच में आ गए। ये कोई देखेगा कि मनुष्य तो नहीं पहुँच गया कहीं जानवरों के बीच में, वन्य जीवों के बीच में? वो कहाँ जाए आखिर? उनको भी राइट है रहने का। और बायोडाइवर्सिटी तो एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा इस सेंस में भी सोचा जाना चाहिए कि वन्य जीवों को हम बार बार कहें दोषी, इनको माने, इनको मार दो, इनको भगा दो, ये अप्रोच भी बहुत अच्छी नहीं है। अप्रोच को एग्जिस्टेंस की होनी चाहिए, सह अस्तित्व की, कि वो भी जिएं और हम भी जिएं, दोनों का राइट है इस पृथ्वी पर। तो उस अप्रोच के साथ अगर हम पॉजिटिवली चलें तो हर चीज़ का समाधान है। उत्तराखंड में इस समय भालुओं के अलावा लेपर्ड की बहुत बड़ी समस्या हो रखी है, जो दिन रात बढ़ती जा रही है। जंगली सुअरों की बड़ी समस्या हो गई है, और बंदरों की समस्या बहुत हो गई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बंदर और सुअर ख़ास तौर से हमारी जो कृषि है, बागवानी है, उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। और लेपर्ड्स और भालू जो है मनुष्य को मार रहे हैं। तो ये गंभीर चिंता का विषय तो है ये। सर, लेपर्ड और भालू के बिहेवियरल पैटर्न्स भी बदले हैं क्या अटैक करने के? जैसा आपने बताया कि उनमें एक तो आपने जिक्र भी किया कि चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, मौसम जैसे पीछे शिफ्ट हो रहा है, भालू को अपने हाइबरनेशन के लिए प्रॉपर समय नहीं मिल रहा है, इस समय तक भालू चला जाता था। तो क्या वो बिहेवियरल चेंज जो है वो भी उसको प्रोवोक कर रहा है अटैक करने के लिए? एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि दो ही फैक्टर हैं जी। एक तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है कि वो ठंडक आए, है ना। तो एक तो फैक्टर ये हो गया, और दूसरा जो बायोटिक इंटरफेरेंस है, हर जगह आदमी घुसा हुआ है, कहीं लकड़ी काटने के नाम से, कहीं पे उसको फॉडर चाहिए, कहीं कुछ और चीज़ चाहिए। तो जंगलों में काफ़ी लोग घूम रहे हैं, तो उनको वो डिस्टर्ब कर रहा है। उस डिस्टर्बेंस में वो अपना जो नेचुरल बिहेवियर है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो रहा है।
और जहाँ तक लेपर्ड की आप बात कर रहे हैं, देखिए लेपर्ड में बहुत बड़ी खूबी है कि वो बहुत अच्छी तरह अडेप्ट करना आता है उसको। उसको आप कैसी भी सिचुएशन दे देंगे तो लेपर्ड जो है वो सर्वाइव करना जानता है। तो जैसे लेपर्ड को अगर प्रे बेस नहीं मिलेगा तो वो शहरों में और गाँव में आकर कुत्ते उठाएगा, तो उसका काम चल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। और उसी में कहीं किसी छोटे बच्चे को भी उठा सकता है, किसी महिला पे भी अटैक कर सकता है उसी प्रोसेस में। तो लेपर्ड एक बहुत ही अडेप्टेबल उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो वो अपने को सर्वाइव करने के लिए बहुत आराम से ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेता है। उससे नेचुरल प्रे बेस नहीं भी मिले तो उसका काम चलता है। और इसी की वजह है कि आप देखिए कि लेपर्ड की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और लेपर्ड अटैक्स बहुत हो रहे हैं, जो बड़ा कंसर्न है। सर लेपर्ड नेचुरली भी ह्यूमंस को अटैक करता है, या जैसे हम कहते हैं कि वो आदमखोर हो गया है? आदमखोर हो जाना एक प्रवृत्ति है क्या कि जिसके बाद वो, या कई बार ये सुनते हैं कि जब बूढ़ा होने लगता है तो इजी प्रे ढूंढने लगता है? इसके अराउंड मिथ्स भी बहुत सारे हैं, थोड़ा सा उसको भी क्लैरिटी दीजिएगा। देखिए ये जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ये ह्यूमन से बचने की कोशिश करते हैं। इनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसमें ह्यूमन प्रे बेस नहीं है इनका, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये तो शाई हैं और यहाँ तक कि डरते भी हैं। पर जैसा आपने कहा कि कभी कोई एनिमल इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, दांत गिर जाता है, उसका एज बहुत हो जाती है, तो ऐसे में जो है वो मनुष्य उसके लिए एक ईजी प्रे बनता है। और कभी कभी हेल्दी एनिमल्स भी कर देते हैं। जैसे गांव में अंधेरा है और ओपन में कोई शौच में बैठा है, तो ये एनिमल्स अंधेरे में इतना नहीं समझ पाते कि ये ह्यूमन बैठा है या कोई ये नेचुरल प्रे है, तो ऐसे में भी अटैक कर देते हैं। और फिर क्या है कि एक इनकी हैबिट में हल्के हल्के आने लगता है, हालांकि एनिमल तंदुरुस्त हो सकता है, ठीक, तो उसमें भी ये प्रवृत्ति आ सकती है। बट और नॉर्मली ये नहीं होते, नॉर्मली दे आर नॉट मैन ईटर्स। वो मनुष्य पे अटैक नहीं करते बल्कि मनुष्य से घबरा के बचने की कोशिश करते हैं। और इसके क्या कारण होते हैं कि एक बार अगर कोई एनिमल मैन ईटर हो गया तो इसके चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं कि वो कंसिस्टेंटली फिर ह्यूमन हंट पे ही निकलता है? उसके रीजंस क्या? उसकी वजह सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें एक नेचुरल फियर है ह्यूमंस को लेकर के, पर एक बार इंटरेक्शन हो गया वो खत्म हो जाता है, तो फिर वो फियर डिक्लाइन हो जाता है, फिर वो फियर थोड़ा कम हो जाता है। और फिर वो, और अगर एनिमल में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तब तो फिर उसके लिए वाइल्ड एनिमल पकड़ना बहुत मुश्किल है ना। या तो कुत्ते पकड़ेगा, कुत्ते तो पकड़ लेगा आसानी से किसी हद तक, बट फिर उसके लिए ह्यूमन एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सर्वाइव करना तो हर कोई चाहता है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, एक बहुत आम लोगों में एक बड़ा वो भी है सर, बड़ा कंसर्न है कि जिन जानवरों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ता है, मान लीजिए कहीं पे कोई मैन ईटर डिक्लेयर हो गया, उसने कुछ केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में आ गए, आइडेंटिफाई कर लिया डिपार्टमेंट ने, उनको, उन लेपर्ड्स को आखिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? उनका कहाँ ले जाके उनको छोड़ा जाता है? देखिए ऐसा है, बड़े स्टैंडर्ड इसके प्रोसीजर्स और नियम बने हुए हैं। कोई भी मैन ईटर अगर डिक्लेयर हो गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे पकड़ता है तो उसे कहीं खुला नहीं छोड़ा जाता है। सर ये मतलब ये आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं? मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और ऐसा होता भी है ना। तो क्या कहाँ छोड़ा जाता है? ये जू में जाते हैं, चिड़ियाघरों में जाते हैं, चिड़ियाघरों में रखे जाते हैं। हमारे चिड़ियाघरों में भी तो इतना पैक हो गए हैं एनिमल्स, तो हम नए नए अपने खोलने के उसमें रहते हैं। इनके लिए हम लोग रेस्क्यू सेंटर्स खोलते हैं, ठीक है। जैसे चिड़ियापुर में है, वहाँ पे आप देखेंगे लेपर्ड्स रखे हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है कि मैन ईटर को वो ओपन में नहीं छोड़ेगा। अगर वो छोड़ेगा तो फिर से ह्यूमन किलिंग शुरू हो जाएगी, और ना ही उनको ट्रांसलोकेट करेगा कि यहाँ से पकड़ा और वहाँ छोड़ दिया। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता। ये ट्रांसलोकेशन वाली बात मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने एक बार कही थी कि हम लोगों ने, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे एग्जांपल देके भी बताया था कि वहाँ से ले जाके और ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर कोर एरिया में एक नेशनल पार्क के उन्होंने पकड़ने के बाद में डिपार्टमेंट ने वहाँ छोड़ा, और विद इन ए वीक उन्होंने ये पाया कि वो वापस उस एरिया में पहुँच चुका था। देखिए ये तो किसी ने जो भी बताया उसकी पृष्ठभूमि क्या थी ये देखना पड़ेगा। पर ये हो सकता है कि अगर कोई हेल्दी एनिमल, टाइगर है या लेपर्ड है, और ह्यूमन हैबिटेशन में आ जाता है और उससे बड़ा पैनिक हो जाता है और डिपार्टमेंट को उसको इमोबलाइज करना पड़ता है, इसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ता है, तो उस एनिमल को उठा करके हम उसको अगर हम जू में डाल देंगे तो एनिमल बेकार हो जाएगा, वो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर वो पूरा हेल्दी एनिमल है और एक्सीडेंटली ह्यूमन हैबिटेशन में चला गया तो उसको कैप्चर करके दूसरी लोकेशन में छोड़ना ये पॉसिबल है। ये हम लोग करते हैं। ओके। पर मैन ईटर को नहीं करते हैं। मैन ईटर के लिए तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं।
मैनीटर को तो हमें अगर कैप्चर करना है तो हम उसको अपनी कस्टडी में रखेंगे। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि अब तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेपर्ड तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं पहाड़ में, तो एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करता है दैट यही वो मैनीटर है? जहाँ पे इंसिडेंट होता है ना जी, तो ये एनिमल्स की प्रवृत्ति होती है कि जहाँ ये किलिंग करते हैं तो उसके पास ही आते हैं, फिर ये उसको ढूंढते हैं अपनी प्रे को, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जहाँ पे किलिंग हुई है उसके चारों तरफ शिकारी चलता है, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग चलते हैं देखते हैं, वहाँ पे कोई एनिमल अगर चल रहा है तो इसकी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये एनिमल वही है जिसने इंसिडेंट किया है। अच्छा, ठीक है। कितनी बार डिपार्टमेंट ऐसे भी सोच सकता है कि जहाँ पे बॉडी है अगर उसको अलाउ किया जाए, वैसे लोग देते तो नहीं है बॉडी, पर उसको क्योंकि वो एनिमल आसपास आएगा उसकी प्रवृत्ति है वो, ठीक है, तो वहीं कुछ बांधें, वहीं पिंजड़ा लगाएं, वहीं पे कोई एनिमल बांधें, कुत्ता बकरी है कुछ इस तरह की चीज़, बेट लगाएं, क्योंकि वो आएगा ज़रूर तलाश में। तो ऐसे में क्या है वो एनिमल उसमें फंस जाता है। अच्छा, और अगर शूटिंग वाली बात है तो शूटिंग भी उसी एरिया में की जाती है, पर इसमें ये एक बात कही जा सकती है कि ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है। मतलब एक एनिमल वहाँ मारा जाता है उस एरिया में शूटिंग में, पर ये 100% कह देना, मतलब चांसेस आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस है वही मरा, और उसके बाद इंसिडेंट भी ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है, पर कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि वही एनिमल मारा जाएगा, क्योंकि इतना देखो पेशेंस कैसे कोई लाएगा। आपको उस इलाके में एक मिला, आप ढूंढ रहे हैं उस एनिमल का, आप सोच रहे हैं यही होगा वो, और आपको एनिमल दिखता है, तो अब इतना टाइम वो नहीं है ना कि आप उसको एग्जामिन कर सकें, है ना। तो गलती भी हो सकती है इसमें, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वही एनिमल मारा जाता है, और उसका प्रूफ फिर एविडेंस इससे क्रिएट होता है, बाद में पता चलता है कि वहाँ इंसिडेंट बंद हो गए, है ना। अच्छा, तो मतलब ये स्पेकुलेटिव है, लेकिन कोरोबरेट हो जाता है, पर परफेक्ट मैकेनिज्म तो मतलब हाँ स्पेकुलेशन पे ही है, मतलब आप कह सकते हो कि फुल प्रूफ मेथड तो नहीं है, है ना। तो जो जब किलिंग होती है, मान लीजिए मार लिया गया जानवर, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका पोस्टमार्टम वगैरह करके इंश्योर करता है कुछ कि ये वही था या नहीं? बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पनसेशन देती है सरकार, ठीक है, और उसका पूरा पोस्टमार्टम होता है, पूरी प्रक्रिया उसका है, पूरा प्रोसेस है, सर्टिफिकेशन होता है उसका, कॉज ऑफ डेथ क्या थी इसकी, ठीक है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर जहाँ पे हम ये मान लिया गया एनिमल मारने के लिए, तो एनिमल का बाद में पोस्टमार्टम होगा? बिल्कुल, वो भी कंपलसरी है, पूरा उसका प्रोसेस है, उसका पूरा पोस्टमार्टम होता है, और उसको असरटेन किया जाता है। उस पोस्टमार्टम से ये अनुमान लग जाता है कि मैनीटर था या नहीं था, अगर बहुत रिसेंटली खाया हो उसने? बिल्कुल लग जाता है, तब तो लग जाएगा। उसका जो पेट में मटेरियल जाता है वो उससे भी पता लग जाता है, और फिजिकल डिसेबिलिटी भी देख ली जाती है कि दांत टूटा हुआ है, नाखून टूटा हुआ है, कमज़ोर है, कहीं पे गोली लगी है, क्या है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, सब देखा जाता है पूरी तरह से, और ये असरटेन करने की पूरी कोशिश की जाती है कि ये मैनीटर था, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी होता है, वो पूरा प्रोसेस होता है, और वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं होता है, फिर उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ होती है। तो सर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं इसके, इन अटैक से बचाव करने के लिए? क्योंकि हम लगातार जब इस तरह के अटैक्स बढ़ते हैं तो हम सुनते हैं अथॉरिटीज़ से कि सिस्टम्स लगाए जाएंगे, सेंसर्स लगाए जाएंगे, हुटर्स लगाए जाएंगे, और ड्रोन से निगरानी की जाएगी, और ये तमाम तरह की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन उत्तराखंड को अलग स्टेट बने हुए भी 25 साल हो गए हैं। कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान, कोई लॉन्ग टर्म रोड मैप क्यों नहीं नज़र आता है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए? देखिए, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, और जब हम देखते हैं कि किसी माँ का बच्चा चला गया, कोई लेपर्ड उठा ले गया, तो वो संवेदना इतनी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि आदमी अगर ये सोचे मेरे बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा, उस भावना से, इसको हम एम्पैथी बोलते हैं, वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि बच्चा चला जाए किसी का, किसी की माँ उठ जाए। तो लेपर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनको इतना प्रोटेक्शन मिला है कि ये बहुत मल्टीप्लाई कर गए हैं, और अडेप्टेबल तो है एनिमल, इसमें खूबी है कि वो कैसे भी सर्वाइव करेगा। वैसे तो मैं एक एनिमल लवर हूँ और एनिमल्स के लिए मैं बहुत काम करता हूँ, पर जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और ह्यूमंस के साथ ऐसा हो जाता है तो मुझे बड़ा दर्द होता है इस बात का। तो हमें चाहिए ये कि हम एक बार अपनी कैरिंग कैपेसिटी भी एसेस करें, इसके सब तरीके हैं आजकल, ठीक है।
और इस तरह के जो एनिमल्स हैं ये इतने बढ़ गए हैं, इनको कंटेन तो करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक इनको ये होगा कि मारते रहें ह्यूमन बींग्स को और जो है हम फिर बड़ी बड़ी बातें करें, उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर एक और एक्सीडेंट हो या इंसिडेंट हो और होते चले जाएं। तो इस पे बड़ी गहनता से विचार करने की ज़रूरत है। जो बात मैं देखता हूँ, अब मैं क्योंकि सरकार में भी नहीं हूँ और शायद अब उससे ऊपर ही मैं अपने आप को समझता हूँ कि पहले मैं डिपार्टमेंट का हेड था, अब मैं ऊपर से देखता हूँ डिपार्टमेंट को, तो मुझे लगता है कि बातें ज़्यादा होती हैं। अगर गंभीर चिंतन हो ना तो हर चीज़ का समाधान है। ठीक है, जैसे क्या समाधान हो सकता है, एक कैरिंग कैपेसिटी तो एसेस करें कि मेरे फॉरेस्ट एरियाज़ में मैं अगर उत्तराखंड का पूरा असेसमेंट करूं तो मैं ये तय करूं असेसमेंट करके टेक्निकली साइंटिफिकली कि उत्तराखंड के जंगल 1500 लेपर्ड्स को सपोर्ट कर सकते हैं, 2000 को कर सकते हैं, 2500 को कर सकते हैं या 1000 को कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी टेक्निक्स हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और तमाम हैं ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब करते रहते हैं। उसके बाद मैं देखूं कि मेरी प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई। अगर मैं 1000 संभाल सकता हूं और मेरे पास 1500 हैं तो 500 मेरे पास सरप्लस हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना। पॉपुलेशन को मुझे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मेजर्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो भले ही हार्श हों। ठीक है, पर समस्या क्या है, एक्ट बने हुए हैं, एक्ट में एकदम तकड़ा प्रोटेक्शन है। अगर कोई भी गवर्नमेंट कुछ प्लान बनाती है कि मैं लेपर्ड्स की संख्या कम करूंगा बाय वे ऑफ एलिमिनेशन, तो वो उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए भारत सरकार पे है पावर, भारत सरकार पे जाना पड़ेगा। भारत सरकार पे जब जाते हैं तो वो पूरा हिंदुस्तान दिखता है उनको, अगर एक स्टेट को दे देंगे तो दूसरे का, तीसरे का, सब जगह से डिमांड आएगी। तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स तो है, पर प्रॉब्लम को सीरियसली बिल्कुल इस पर चिंतन मनन मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं, है ना। तो बातें होने से तो समाधान निकलना नहीं है। सूनर और लेटर कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि एनिमल्स की संख्या पर हम नियंत्रण करें। ठीक है, हमारे सेंटिमेंट्स एक तरफ, पर जिनके बच्चे उठते हैं, जिनके पेरेंट्स उठते हैं, जो घायल होते हैं, उनके दर्द को तो समझना ही पड़ेगा। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि सह अस्तित्व तो होना ही चाहिए, कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी मनुष्य का पल्ला तो थोड़ा हैवी दिखता ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम मनुष्य को और जानवर को एक जैसा कर देंगे। हम तो खुद ही जानवर वाले हैं, हम तो चाहते हैं हमारे जानवर बचे रहें, फॉरेस्ट वाले हैं हम लोग। बट स्टिल ह्यूमन किलिंग्स जो हैं वो बहुत ही पैथेटिक है कंडीशन। उसको इस तरह से बर्दाश्त करते जाना, निरंतर करते जाना, ये कोई अच्छी बात तो मुझे दिखती नहीं है। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि समाधान है इसका, बैठा जाए, चिंतन किया जाए और पॉलिसीज में चेंज लाया जाए। ठीक, आपको लगता है ओवर प्रोटेक्टिव है? अगर ओवर प्रोटेक्टिव है वो तो बिल्कुल है, वो तो है। देखिए लॉज बने हैं ना, उनमें अगर किसी ने ओवर हैं, आप मानते, एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो ओवर इस सेंस में, देखिए है तो अच्छे के लिए, वो जानवर के लिए है, पर अब हालात भी तो बदल रहे हैं ना। हालात ये बदल रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है इस चक्कर में। और दुनिया भर में ऐसे भी एग्जाम्पल सर हम देखते हैं जहाँ पे कई देश ऐसे हैं जहाँ पे सीजनल हंटिंग अलाउ करते हैं वो लोग और उससे पैसा भी कमाते हैं। और मैं एक और बात कह रहा हूँ, मैं ना ये गोली मारने के फेवर में वैसे नहीं हूँ। मैं ह्यूमन एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन एलिमिनेशन, बिना दर्द के एनिमल को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, मैं ये गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तो क्रूएल तरीके हैं। देखो जानवर को भी बहुत दर्द होता है, पर देयर आर ह्यूमन वेज, काइंड वेज ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल्सो, क्या जो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। भाई आप ट्रैंकुलाइज करने के बाद करने के, यस मेरा इशारा उधर ही की तरफ है। इमोबिलाइज करके एनिमल को प्रॉपरली जो है उसको वो करा जा सकता है डिस्पोज। पर ये तो चलिए वाइल्ड एनिमल है। हमारे यहाँ तो जो ये स्लॉटर हाउसेज हैं यहाँ पे भी पूरी क्रूअल्टी है। यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है, जबकि इसके भी बड़े अच्छे रूल्स हैं। स्टनिंग होनी चाहिए एनिमल्स को, उसको एक बेहोश करिए, उसको फिर आप काटिए, जो भी करना है। कोई करता है? कुछ नहीं। एनिमल के सामने एनिमल नहीं कटना चाहिए, वो एक लाइन से सब लगे रहते हैं। मतलब जो है फिर ये है कि प्रेग्नेंट को नहीं कटना चाहिए, कौन देख रहा है ना। वो प्रेग्नेंट है बकरी और उसको उठा करके ख़त्म। तो प्रॉब्लम सारी की सारी ये है कि नियमों में काफ़ी व्यवस्था है, नियमों के अनुपालन में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है, इसका एक्चुअली मैनेजमेंट, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं सही मायने में, वो यही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहले शुरू होता है कैरिंग कैपेसिटी से। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कितने हो गए,
अब पॉपुलेशन का मैनेजमेंट कैसे होना है उस पर तरीका निकाला जाए उसका, ठीक है। ये और थोड़ी ये करते रहो। कोई अंदाज़ा है सर इस पे, अगर हम कोई फिगर जानना चाहें? जैसे एक फिगर में देख रहा था कि उत्तराखंड में लगभग लेपर्ड्स की जो संख्या है 2022 का ये सेंसस है, उसके अकॉर्डिंगली 2276 के करीब लेपर्ड 2022 के सेंसस के अराउंड आए हैं। ये फिगर और लगभग कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी उत्तराखंड? ये बिल्कुल नहीं गेस किया जा सकता। अच्छा, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, मतलब इसमें तो मैं अगर कह दूं कि 1000 इस पर काम ही नहीं हुआ है, मतलब मुझे तो लगता नहीं इस पर कोई काम हुआ है। छोटे स्केल पे हो सकता है कहीं हुआ हो, वो भी कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं, पर ये पूरी स्टेट के लिए होना चाहिए। और जो हमारे प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए पहले होना चाहिए। जैसे ये लेपर्ड्स हो गए, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसका सेंसस होना चाहिए, देखना चाहिए। मंकीज़ के कुछ हुए हैं, सेंसस हुए हैं मंकीज़ के। मंकीज़ का स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट बहुत एम्बिशियसली कर भी रहा है। अभी 1 लाख से ज़्यादा मंकियों की नसबंदी हो गई है, ठीक है, उसका भी डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ रहा है ना। तो ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन। और ये जंगली सुअर का क्या? जंगली सुअर का भी यही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सुअर भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। जंगली सुअर के लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ लिबर्टी दी थी पास्ट में कि इनको आप अपने खेत में मार सकते हैं, उसके रूल ये हैं, उसके रूल हैं, पर ये हो नहीं पा रहा है, मतलब इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ना जंगली सुअर कब खेत पे आएगा आपके, हाउ डू यू नो? अब आप बैठे रहें दिन रात इंतजार करें तो पॉसिबल नहीं है ना ये। तो बड़ी सारी बातें हैं, और जानवर भी अडेप्ट कर लेते हैं। जानवर जब देखते हैं कि ये हो रहा है तो वो भी तौर तरीके अपने बदलते हैं, है ना, वो भी कम इंटेलिजेंट नहीं है। तो वो भी जंगली सुअर का भी जो मसला है वो भी अभी कंट्रोल में नहीं आ पाया। पर फिर मैं ये कहूँगा कि अगर सीरियसली बात हो तो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और भारत सरकार को भी अगर मनाना है तो उनसे भी सीरियसली बात करनी पड़ेगी ना। पहले हम अपने स्टेट लेवल पे तय करें कि भाई मेरी कैरिंग कैपेसिटी क्या है मेरे फॉरेस्ट की, और मेरे कितने सरप्लस हैं, फिर मैं अपनी योजना बनाऊं, और फिर उसके बाद मैं भारत सरकार से जाके बैठूं और बात करूं उनसे, तो वो सुनेंगे। तो तैयारी चाहिए ना उसके लिए, सिर्फ उसको हम ऐसे ही बोल दें आइडिया है साहब, ये इससे नहीं काम चलेगा, है ना। तो सोल्यूशन इज देयर। अच्छा सर, एक तरफ हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो लगातार पहाड़ में रहने वाले लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग लॉज होने के बावजूद भी हमारे जो नेशनल एनिमल है उसकी पोचिंग एक नेशनल पार्क जैसे कंट्रोल्ड एरिया के अंडर होती है। आपने ही उसको इन्वेस्टिगेट किया था, अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी। पोचिंग कितना बड़ा इशू है उत्तराखंड में? देखिए, ऐसा है कि अगर आप वर्ल्ड में बात करें इलीगल ट्रेड की, तो टॉप की जो 3-4 इलीगल ट्रेड्स हैं उसमें तो एक तो है आर्म्स और एम्युनिशन की, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इलीगली अर्न होता है, ठीक है। ड्रग्स की और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की, मतलब टॉप 5 में वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि टाइगर की बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, हर पार्ट इसका इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, हर चीज़, चाहे हड्डी हो, चाहे नाखून हो, चाहे खाल हो, कोई भी पार्ट हो, विस्कर्स हों उसके, एनी पार्ट, ठीक है। तो इतनी जब ज़बरदस्त डिमांड है, अच्छा, और टाइगर्स ज़्यादा हैं भी कहाँ, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में ज़्यादा हैं। तो जो हमारे पोचर्स हैं, बावरिया गैंग और तमाम तरह के तो ये वहाँ आते हैं। अच्छा, और वो भी एक हमारी बड़ी लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के पास बहुत बड़े बड़े एरियाज़ रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, उनको आप ना ताले में रख सकते हैं ना दीवार बना सकते हैं, ओपन है वो। तो ये पोचिंग हमारे इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हो जाती है, जैसा ये केस है जो आपने बताया यहाँ पे हुआ। तो ये समस्या तो अपने आप में है। और वो बड़ा इसलिए भी है सर कि मैंने जो वो रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें तो जिन लोगों ने, जो नेशनल अथॉरिटीज़ ने भी जब आके इन्वेस्टिगेट किया, विद इन ए मंथ उन लोगों ने 3 टाइगर्स को मार दिया था 1 महीने के अंदर। कितने कम समय में 3 टाइगर्स को। मैं कई बार जिम कॉर्बेट की सफारी कर चुका हूँ, मुझे तो कभी दिखा नहीं दूर से भी पोचर्स को, लेकिन ये भी पता होता है कि वो कहाँ से गुजरेगा और ट्रैप लगा लेते हैं। इतना पेनिट्रेशन कैसे होता है बिना अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट हुए के? देखो, वैसे मैं एक बात तो समझ सकता हूँ कि जैसे ये वाला भी केस था ना, जिसमें 5 टाइगर स्किन्स पकड़ी गई थी, और 2016 का मसला था ये, मार्च का महीना, 13 मार्च थी शायद, जिसमें पकड़ा गया। 5 स्किन्स पकड़ी गई और शायद करीब 136 किलो टाइगर बोन्स वगैरह मिली थी, 1 क्विंटल से ज़्यादा। ये तो मैं मान नहीं सकता कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं
टाइगर मरवाएंगे, वाइल्ड एनिमल मरवाएंगे, हाँ लापरवाही उनकी हो सकती है। अच्छा, लापरवाही कैन बी ए मेजर रीज़न, बट हमारे लोग टाइगर मरवाएंगे, उससे मिलेंगे, ये मैं ऑफिसर्स के लिए तो कम से कम नहीं मान सकता। लोअर लेवल पे अगर कोई हो जाए कभी, वो भी एक्सेप्शनल केस है, तो लापरवाही बिल्कुल है। लापरवाही हो सकती है कि साहब प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, अफसर खुद फील्ड में नहीं जा रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है अफसर कौन कैसा है क्या है, वरना अफसर हमारे पेट्रोलिंग भी करते हैं। लेकिन आपने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें 2 ऑफिसर्स के अगेंस्ट आपने, हाँ, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें भी मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि ये मिले थे और इनकी वजह से पोचिंग हुई है, ये नहीं कहा मैंने उसमें। मैंने उनको जिम्मेदार इसलिए ठहराया है कि अकाउंटेबिलिटी तो बनेगी ना। टॉप मैन है और 5 टाइगर में से 4 कॉर्बेट के निकल जाएं, तो क्या टॉप की लायबिलिटी नहीं बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है फर्स्ट और सेकंड नंबर की? सब नीचे वालों के लिए जिम्मेदारी है। यही हमारे देश में मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन में यही तो प्रॉब्लम है कि कोई बड़ा कांड होता है, नीचे वाले को रगड़ दो। है छोटा फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर सस्पेंड करो, ये करो, बर्खास्त करो, चार्जशीट करो। और बड़े वाले क्या हैं? बड़े वाले काहे के लिए हैं? सिर्फ फीता काटने के लिए हैं, ताली बजवाने के लिए? सबसे पहले जिम्मेदारी ऊपर से शुरू होनी चाहिए, तभी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आएगा। ये मैं अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और डिपार्टमेंट की भी बात कर रहा हूँ। अगर कोई गंभीर क्राइम होता है तो सबसे पहले, चाहे वो पुलिस हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे फॉरेस्ट हो, ऊपर से बात होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे थे यहाँ पे। तो वो स्पिरिट उसके पीछे है कि उसमें साफ तौर से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने कहा ये 4 स्किन जो हैं ये कॉर्बेट के टाइगर हैं, ठीक है। फिर एक नेपाल में भी पकड़ी गई थी स्किन, वो किसी लैक्टेटिंग मदर की थी, वो टाइग्रेस थी जिसके बच्चे थे। अब आप सोचिए वो बच्चे छोटे, वो बेचारे कहाँ गए होंगे, ख़त्म ही हो गए वो, बिना माँ के तो सर्वाइव नहीं करते बच्चे, है ना। तो कितना देखो दर्दनाक है स्थिति कि हमारे टाइगर जो हैं वो कॉर्बेट जैसी जगह में भी अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमारे आला अफसर क्या कर रहे हैं? और कितना बड़ा पैराडॉक्स है सर ये। हाँ। एक तरफ ह्यूमंस भी बेचारे मारे जा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये वाले वो टाइगर्स पोच हो रहे हैं जो ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं, इनकी इलीगल ट्रेड धड़ल्ले से चले जा रही है। और उसमें जो एंगल आया था वो ये आया था कि जब इसमें कुछ एविडेंसेस आए और दिखाए गए और दिए गए, तो अथॉरिटीज़ ने उनके साथ प्ले किया उसमें। वो बड़ा गलत बात है। देखिए डायरेक्ट मरवाने का तो प्रश्न नहीं उठता, पर चलिए ना, अगर मेरे से कोई चीज़ ओवरलुक हो गई थोड़ी देर के लिए और मुझे किसी ने एविडेंसेस ला के दिए, उसमें एक राजीव मेहता करके व्यक्ति है जिसने एविडेंसेस दिए थे, तो आपने एविडेंसेस को इधर उधर कर दिया। आखिर मतलब उसका साफ है कि भाई हम पे ना आँच आ जाए। अरे हम पे क्या होता है, एक्सेप्ट करिए अगर कोई चीज़ हो गई है और उसका उपचार करिए, धरपकड़ करिए, एक्शन लीजिए, केस बनाइए। ठीक है, हो सकता है ह्यूमन बीइंग है आप भी, और एक आदमी जो टॉप पे बैठा है उससे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो हर जगह हर चीज़ देखे, पर वो अगर कहीं पर इस तरह की हरकत करे, ये बात आए कि साहब एविडेंसेस को भी रफा दफा किया गया है, तब तो फिर माफ़ी योग्य बात नहीं है। तब तो माफ़ी योग्य बात नहीं है। हाँ, आप एविडेंसेस को रखते और आप पीछे पड़ते पोचर्स के, तो फिर ठीक है, ये भी हो सकता था भाई आपको हर चीज़ थोड़ी देखेंगे। तो उस केस में ना ये भी एक एंगल था जिस वजह से ये था कि भाई बड़े अफसर जिम्मेदार, मैंने माना उनको, है ना। और उस केस का मैं अपनी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूं कि वो केस में जयराज जी की रिपोर्ट थी और अन्य नेशनल एजेंसीज़ की भी रिपोर्ट्स थी, जिनके आधार पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो केस दे दिया था। लेकिन सीबीआई के उस ऑर्डर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही एक रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और फिलहाल उस पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वहाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लग गया है और अभी भी वो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में सॉरी, वो पेंडिंग है। सर आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई सारे इश्यूज़ हैं और उत्तराखंड में तो ये माना जाता है कि एक सीज़न में कोई एक तरह की आपदा, और आपदाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो बरसात में लैंडस्लाइड्स वगैरह लगातार होते रहते हैं, और फिर जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो फॉरेस्ट फायर एक बड़ा इशू, और पिछले कुछ सालों में तो उसमें भी ह्यूमन लाइफ लॉसेस की कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। उसको भी हम लोग टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या उसके लिए भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्यों नहीं है? देखिए, एक तो मैं थोड़ा आपको बताऊं, मैं भी एक फॉरेस्ट अफसर रहा हूं। अगर आज ये कुछ जंगल बचे हैं ना, जो भी बचे हैं, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से हैं। मतलब ये बात मैं बड़ा बोल्डली कह सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जब बच्चा था तो मैं यहाँ पढ़ता था, ठीक है, और मेरी स्कूलिंग यहाँ पे हुई जी। फिर मैं इंटरमीडिएट लेवल पे मैं बाहर निकल गया देहरादून से, और कई साल बाद
मैं जब IFS में सेलेक्ट हुआ तो फिर मुझे देहरादून ट्रेनिंग के लिए आना पड़ा। और जब मैं ट्रेनिंग के लिए आ रहा था तो जो मैं अखबारों में पढ़ता था एनवायरनमेंट का हाल, तो मैं सोचता था कि बचपन में मैंने इतने अच्छे जंगल देखे हैं, ये जाखन साइड, इधर उधर जोड़ी गाँव साइड ना हम लोग जाते थे। तो मुझे लगा, और मैं बड़ा डरते डरते आया, मैंने कहा अब तो साफ़ हो गए होंगे जिस तरह से एनवायरनमेंट है। और मैं जब आया और मैंने देखा, अरे मैंने कहा वाह, जंगल हमारे इंटैक्ट हैं, है ना। क्वालिटी भले ही गिरी होगी पर ग्रॉस लेवल पे जंगल हमारे इंटैक्ट हैं। तो एक तो बात हमें ये समझनी है कि ये जो बचा भी रहा है तो ये डिपार्टमेंट के लोग लगे पड़े हैं इसमें, और हमारे भी कई मर जा रहे हैं। हमारे भी अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो कई मरे हैं, हमारे भी शौर्य स्थल टाइप के बने हुए हैं, हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए लोग, है ना। एक तो तिलक रोड पे ही है और FRI में बहुत बड़ा बना है नेशनल लेवल का, कई मरे हैं लोग। तो एक तो हमें ये बात समझनी है। और वाइल्ड एनिमल्स भी, अगर टाइगर आज संख्या बढ़ रही है, टाइगर की जो सेंसस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें हमारे टाइगर हल्के हल्के वृद्धि दिख रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग लगे तो पड़े हैं बचाने में, है ना। पर ये आप कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी मच देयर, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट फायर में भी बहुत बुरी तरह जूझता है हमारा स्टाफ, पर वहाँ पे भी देखिए एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे ही मर गए अभी हाल में, हमारे भी तो मरे हैं कई। सर क्वेश्चन वही है कि उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग में किया क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में रोड मैप क्या है? अभी क्या है, देखिए सबसे पहले एक बात समझनी है कि पब्लिक हमारे साथ जिस तरह से होनी चाहिए वो शायद नहीं है। पब्लिक आज भी ये कहती है कि साहब ये तो सरकार की स्कीम है ना। जंगल एक तरह से पब्लिक से छीन भी तो लिए गए हैं, वो भी तो एक कारण है। उसको जो भी आप कहें उसको, पर कहीं ना कहीं पे हमने जो पब्लिक के साथ जो एक कनेक्ट बनाना चाहिए, है ना। मैंने अपने टाइम में बड़ी कोशिश करी थी, पर मेरा भी एक लिमिटेड टाइम था, मैं गया उसके बाद अन्य आए, उससे पहले भी कई थे। हमें ज़रूरत इस बात की कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमें जीतना है। उसमें मैं नहीं समझता कि हम सक्सेस हो पाए। अगर पब्लिक पे विश्वास हमारा बढ़ जाए बहुत ज़्यादा और पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो जाए तो फॉरेस्ट में तो आग ही नहीं लगेगी। ये जितनी लापरवाही वगैरह है, सब लापरवाही के आगे हैं सब। ये बीड़ी सिगरेट छोड़ देना जलती हुई, और वो आड़ा फूकना वो छोड़ देना, घास के लिए कर देना, तो ये सब क्या है, ये सब ये लापरवाही है। पर अगर उनको संवेदनशीलता के साथ हम लोग इम्प्रेस कर सकें और उनका कॉन्फिडेंस अपने में बढ़ा सकें डिपार्टमेंट में, तो मुझे लगता है कि फॉरेस्ट फायर्स बड़े आराम से कंट्रोल हो सकती हैं। वो रिश्ता भी टूटा है ना सर, पहले लोगों का जंगल से एक रिश्ता बहुत क्लोज रिश्ता था, वो भी अब एक्ट्स ऐसे बन गए हैं कि लोगों को, मतलब हमने वो इंसिडेंट्स भी देखे जोशीमठ में जहाँ घास लाती हुई महिलाओं से फॉरेस्ट के लोग घास तक छीन रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक्ट को आप क्रिटिसाइज मत करिए, एक्ट अपनी जगह सही है, पर इम्प्लीमेंटेशन का तरीके में ये थोड़ी होता है कि हम औरतों के साथ जो है घास खींच के उनकी निकाल लें और ये कर दें और वो कर दें। अरे हमें मानवता तो दिखानी है ना। और वो कौन सा इतना बड़ा कोई वो बहुत भारी वो पेड़ों का अवैध कटान कर रहा है, पर जो अवैध कटान कर रहे हैं उनके लिए एक्ट हमें सख्ती से भी लागू करना है। तो हमें एक डिफरेंशियल अप्रोच रखनी है कि एक आम आदमी से हमें कैसे डील करना है, उसको हमारे पास आने में कंफर्टेबल लगना चाहिए, उसको हमारे साथ बैठने में अच्छा लगना चाहिए। हर कोई डरता है, अच्छा हमसे भी डरता है, पुलिस वालों से भी डरता है कि इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। तो हम फेल हुए हैं इसमें, है ना, हम फेल हुए हैं इसमें। एक्ट बहुत ज़रूरी है, पर इसके विपरीत में माफिया भी ऑपरेट कर रहे हैं। रातों रात लकड़ी कट रही है, अब तो नए गैजेट्स हैं, गाड़ियाँ सबके पास हैं, और एक एक पेड़ लाखों लाख का है। अब तो एक अगर पेड़ निकाल के कोई ले गया तो रातों रात लखपति है वो। तो स्टेक्स बहुत हाई हैं चोरों के। तो हमारा जो एक एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, उसमें मुझे कहीं कमी दिखती है ना। एक यस एटीट्यूड होना चाहिए, हाँ बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। शुरुआती नो नो नो, कोई आता है बात आपने सुनी और आपने कहा नहीं 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 नहीं, व्हाट नहीं नहीं नहीं, अरे बात तो सुनो, समझो ना, हम करने के लिए हैं भाई, हम नो करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली ऐसी हो सकती हैं कि लोग हमारे साथ आएँ। अब पानी के स्रोत सूख रहे हैं, देखिए जंगलों की जब तबीयत ख़राब होती है तो पानी के स्रोत भी सूखने लगते हैं, है ना। कितनी दिक्कत आ रही है पानी के स्रोतों की, पानी सूख रहा है हमारे प्रदेश में। तो हमें चाहिए ये कि वो जो अपनत्व की जो भावना है उसको हम डेवलप करें। उसके बिना ना तो हमारे जंगली जानवर सुरक्षित रहेंगे और ना ही हमारे पेड़, ठीक है। अगर पब्लिक हम साथ ले पाएँ तो इन चीज़ों का समस्या अपने आप ही इसका समाधान हो जाता है हमारी। सर जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब फॉरेस्टेशन करता है किसी नए इलाके में, तो उसका लगभग सक्सेस रेट कितना है उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्टेशन? ऐसा है कि हम लोग जो प्लांटेशंस कर रहे हैं, अब मैं भी डिपार्टमेंट से बाहर हो गया, अब मैं ऊपर से देखता हूँ सब। वैसे मैं अपने टाइम में तो मैंने अपने कोशिश करी थी कि इस तरह का प्लांटेशन हम ना करें, इस प्लांटेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल ये दिखता है, ये पब्लिक मनी का बहुत बड़ा वेस्टेज है।
पर हमारे पास और तरीके हैं। जैसे एक हम बोलते हैं ANR, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है, प्राकृतिक पुनरुत्पादन। इसमें क्या किया जाता है, जंगल को घेरा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है और जंगल प्रकृति अपने आप उठाने लगती है। अच्छा। और बीच बीच में थोड़ा सा खर्चा करके पौधे डाले जाते हैं जहाँ गैप्स हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक। पर गड्ढे खोदो, पौधे लगाओ, खूब संख्या में लगाओ और उसके बाद उनका सक्सेस रेट देखो तो सक्सेस रेट अच्छा नहीं है हमारा, ठीक है। तो हम एक तरह से पब्लिक मनी का, मैं तो इसको कुछ हद तक वेस्टेज कहूँगा, हमें इससे बचना होगा। हमें अपनी पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेगी। एक मियावाकी टेक्निक भी आ गई है, अब जैपनीज़ टेक्निक है, जिसमें जंगल 3-4 साल में बड़ा बढ़िया जंगल ही बन जाता है, उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ में हम इन्वेस्ट करें जहाँ पे श्योर सक्सेस हो। और ये जो पुरानी एक तरीका है कि आप पौधे लगाओ, गड्ढे खोदो और फिर ख़त्म हो गया, फिर दोबारा आओ, फिर लगाओ, इससे हमें बचना है। या जहाँ पहले ही बहुत पेड़ हैं वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाने क्या तुक है, कोई तुक नहीं है। तो इससे मैं भी एक तरह से सहमत हूँ। सक्सेस रेट इज़ नॉट अप टू मार्क एंड वी नीड टू चेंज अवर पॉलिसीज़। हम उतना ही लगाएं, पब्लिक मनी उतना ही इस्तेमाल करें जो हम बिल्कुल 100% करके, या 100 ना भी करें, चलो 80-90 करें और उसको कई सालों तक रहे वो, तब हम लगाएं उसको। मैंने सक्सेस रेट का सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि गढ़वाल ग्रीनर्स करके गढ़वाल राइफल्स का एक फोर्स है जो फॉरेस्टेशन करती है। ये पूरा मसूरी वाला एरिया जहाँ लाइमस्टोन माइनिंग कभी हुआ करती थी, पूरे नंगे पहाड़ हो चुके थे, उसको उन्होंने दोबारा से जंगल के रूप में डेवलप किया। मोहन वाले इलाकों के इको टास्क फोर्स है, गढ़वाल ग्रीनर्स भी उसको कहते हैं। तो इको टास्क फोर्स के जो सक्सेस रेट है वो मोर देन 90% है। तो ऐसा क्यों होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सक्सेस रेट जो हार्डली 60% को छूता है और उनका मोर देन 90% है? ये डिफरेंस क्यों आता है? देखिए, ऐसा है, इको टास्क फोर्स एक लिमिटेड एरिया में काम करती है। पहले तो आपको ये समझना, अगर आप उनके फिगर उठाएंगे ना, वो कितना पौधारोपण कर रहे हैं, फॉरेस्ट कितना कर रहा है, एक तो फ़र्क वहाँ पे आ जाता है। डिसिप्लिन फोर्स है, ठीक है, उनको बिल्कुल वो अपना जिसको कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, इतने का गड्ढा होगा, ये होगा। आर्मी वाले हैं, डिसिप्लिन हैं, तो छोटे स्केल पे वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और हल्के हल्के करके वो सैचुरेट कर रहे हैं चीज़ें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत व्यापक पैमाने पे कर रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो क्वालिटी है, आप कह सकते हैं उनसे कंपैरिजन में हो सकता है ये जो आप डिफरेंस बता रहे हैं, तो फ़र्क है, फ़र्क हो सकता है। अच्छा, उत्तराखंड के जंगलों के लिए देवदार जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है? सारे पैमानों को देखते हुए, इकोलॉजी को देखते हुए भी, फॉरेस्ट फायर की जिस तरह की कंडीशन। चीड़ तो नहीं कह रहे हैं, चीड़ नहीं कह रहा हूँ, देवदार कह रहा हूँ। देवदार कह रहा हूँ क्योंकि चीड़ तो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, कई लोग चीड़ को ब्लेम ही करते हैं उसके लिए। देवदार मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देवदार कितना इंपॉर्टेंट है और देवदार का अगर कहीं पे घने पैचेस उत्तराखंड में जो हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, देवदार पे तो बहुत डिबेट कभी नहीं हुई है, सिर्फ बांज वर्सेस चीड़ पे खूब डिबेट हुई है। पर आपने एक नया सवाल रखा कि देवदार साहब बताइए, तो आपको एक बात समझनी है कि ये सब ना एल्टीट्यूडनल जोन्स हैं जिसपे कि कोई चीज़ आएगी। चीड़ एक सर्टेन लेवल पे आएगा, उसके बाद फिर ओक्स आएंगे, ओक्स के बाद देवदार आएगा, फिर फर और स्प्रूस आएगा। ये नेचर का रूल है। तो हमें एक बात समझनी है कि सबसे पहले तो कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेटिव कवर हो। उससे अगर हम इंटरफियर करेंगे तो नेचर वहाँ चीज़ें आने नहीं देगी, क्योंकि नेचर के वो नेचुरल जोन्स बने हुए हैं। तो देवदार इज़ ओके, देयर इज़ नो डिस्प्यूट। देवदार के बारे में कोई ऐसी समस्या नहीं है। देवदार की टिम्बर बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और बहुत ही प्रोटेक्टिव वो काम कर रहा है देवदार, और उस जोन पे उसी को आना है। तो देवदार में तो मुझे कोई ऐसा, अब मैं कंटेक्स्ट बताता हूँ इसका। कंटेक्स्ट ये है कि 6,500 देवदार के पेड़ मार्क कर दिए गए हैं चारधाम यात्रा के नाम पर रोड वाइडनिंग के लिए। इसलिए मैं पूछ रहा था कि उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और लूजिंग 6,500 देवदार ट्रीज इन ए स्मॉल स्पैन, जो कि वैसे ही इको सेंसिटिव स्पैन है, धराली के पास वाला इलाका झाला से गंगोत्री तक, वो 6,500 पेड़ों को काटने के लिए अभी इनफैक्ट इसी हफ्ते कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए देहरादून से और वहाँ तक की यात्रा भी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, टू सेव दीज 6,500 ट्रीज। ऐसा ही हमने देखा कि जागेश्वर में भी कुछ टाइम पहले मार्किंग हो चुकी थी काटने के लिए। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इतने हज़ारों पेड़ों का ऐसे कट जाना? आपने आप कॉन्टेक्स्ट मुझे क्लियर किया, थैंक यू वेरी मच। ये धराली कांड को लेकर के हो रहा ना, ये कि रोड चौड़ी करेंगे और ये करेंगे, ये पहले से भी, हाँ, पहले उसके साथ भी आ रहा था कि नहीं इसको हम रोड ठीक करेंगे और ये करेंगे, इतने पेड़ काटेंगे, ठीक है। ये जो स्टेप है ये सुसाइडल है। मतलब आखिर हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मतलब क्यों हम अपनी ऐसी तैसी करने पे आमादा हैं, क्यों हम अपना पूरा मानवता और मनुष्य को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं? मेरा तो ये कहना है
है ना। हु डिसाइडेड दैट, किसने तय किया कि हम 6000 पेड़ काटेंगे, 6500? आपको पता है कि देवदार का पेड़ कितना स्लो ग्रोइंग है और कितने सालों में उस हाइट पे पहुंचता है, और आदमी आज तक भी नेचुरल फॉरेस्ट को रिप्रोड्यूस कर पाया? प्लांटेशन जरूर हमने किए, कहीं कहीं अच्छे प्लांटेशन भी हैं हमारे, सक्सेस रेट भी अच्छा दिखता है, पर वो साफ लगता है ये तो आर्टिफिशियल है। और जंगल में आप जाइए, कुदरत ने जो जंगल दिए हैं उनका मज़ा देखिए आप, उसको हम प्रोड्यूस कर पाए? तो ये जो आप बात कह रहे हैं 6500 पेड़, ये बहुत ही गलत स्टेप है और इसका विरोध किया जाएगा, जैसे भी हो सकेगा इसका विरोध किया जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात और पूछता हूँ, आप ये बताइए कि पब्लिक मनी खर्च होता है इन सब चीज़ों में, कोई रोड बना रहे हैं, चौड़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पब्लिक मनी खर्च होता है, तो पब्लिक की ओपिनियन है कि नहीं है? कोई पूछता है पब्लिक से? पब्लिक तो जगह जगह विरोध कर रही है। अरे भाई, उनकी ओपिनियन कोई लेगा? कोई सिविल सोसाइटी के साथ बैठ के पूछेगा भाई आप क्या चाहते हैं, या आप खुद ही तय कर लेंगे नहीं इनको ये चाहिए, सड़क चाहिए, चौड़ी करते हैं इसको, और इसको मैं 4 लेन करता हूँ, 5? हु इज़ डिसाइडिंग ऑल दैट? नॉट द पब्लिक। पब्लिक की ओपिनियन तो ली जाए, आखिर पब्लिक का पैसा है। बिना पब्लिक के ओपिनियन के पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, हल्ला मचा रही है, हजारों लोग खड़े हैं कि साहब हम नहीं कटने देंगे, पर आप सुनने को तैयार नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों क्लियरेंस दे देता है ऐसे इश्यूज पे? देखिए, ऐसा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सरकारी विभाग है, प्रेशर होता है पॉलिटिकल, आप समझ रहे हैं ना, सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग की एक सीमाएं हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथ सबके साथ जो है ये कहता है नहीं नहीं ठीक है काटो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अपने लेवल पे कर सकता है वो करता भी है, बट बाय एंड लार्ज अल्टीमेटली हु आर द बॉस ऑफ द स्टेट? कौन है जो स्टेट को चलाते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सरकार का पार्ट है, सरकार से बाहर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं जा सकता, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लिमिटेशन है। और जो कोई आदमी ये कहेगा नहीं मैं करता हूँ, मैं रोकता हूँ, ये रोकता हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं भाई तुमसे बेहतर और लोग हैं, वो भी देख लेंगे तुम्हारी कुर्सी, तुम बैठो इधर उधर कहीं जाओ, है ना। तो हमें समझना ये है कि ये तो सिविल सोसाइटी को बहुत अब एक्टिव होने की ज़रूरत है। एक टाइम था कि सरकार जो चाहे कर ले, सब कहते भाई सरकार है हम क्या करें, भाई सरकार माई बाप है, सरकार कुछ कर सकती है, पर अब नहीं है वो टाइम। अब ये टाइम है कि सरकार के साथ सहयोग करो, पर अगर सरकार कहीं पे कुछ लगता है कि सरकार ठीक नहीं कर रही तो सरकार से बातचीत करो, और अगर सरकार नहीं सुनती है और आपका कन्विक्शन फर्म है और सोसाइटी एट लार्ज कुछ और चाहती है तो फिर कोर्ट्स हैं, PILs हैं। और ये देखिए कितना मतलब उलटवासी टाइप का हिसाब है कि यहाँ पे जिस जगह का मैंने 6500 पेड़ों का जिक्र किया, वहाँ पर बाकायदा सिविल सोसाइटी के लोगों की एक DPR गई हुई है जिसमें उन्होंने ऑल्टरनेट प्लान दिया है, बहुत फीजिबल प्लान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिवर बेड के ऊपर आप एलिवेट कर सकते हैं, कोई पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको चौड़ी सड़क भी मिल जाएगी। तब भी सरकार पेड़ ही काटना चाह रही है। दूसरी तरफ ये राजाजी वाले एरिया में हमने देखा है कि ये जो आपने भी जिक्र सुना होगा लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग, जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय से हो रही है, वो लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि पेड़ काटिए आप, और वो छोटा स्पैन है कंपैरेटिवली, हार्डली 12-13 किलोमीटर का स्पैन है। उस स्पैन से क्योंकि उसका नुकसान इतना है कि लोगों को उत्तर प्रदेश से घूमते हुए और लगभग 70 किलोमीटर फालतू आना पड़ता है उस 13 किलोमीटर के स्पैन में। वहाँ के लिए जहाँ इतने लोगों के डायरेक्ट हित जुड़े हुए हैं, वहाँ सरकार कुछ या ये बोल देती है कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिल रही है, और जहाँ इतने पेड़ काट, फॉरेस्ट कोई सरकार से बाहर नहीं है। देखिए, बात असल में जो प्रॉब्लमेटिक मुझे जो लगती है वो ये है कि जब इस तरह के प्रस्ताव सिविल सोसाइटी से आते हैं, जैसे आपने बताया था बहुत अच्छा प्रस्ताव है, उनको आप लेके बैठे हैं कभी? उनको आप बुलाते हैं, आओ भाई बैठो, बताओ क्या है तुम्हारा व्यू? मतलब कोई सुनता है उनकी? वो बेचारे जो है खड़े खड़े पोस्टर दिखा रहे हैं, टीवी उसके आगे अपने हल्ला मचा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अरे भाई सुनो तो, जो लोग मैटर करते हैं, जो रोड्स बनाने वाले डिपार्टमेंट हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको प्यार से बुलाएं तो, आओ बताओ क्या कहना चाह रहे हो, उनसे आर्गू करें ना, बहस, मतलब पॉजिटिव बहस, नहीं आपके प्लान में ये डिफेक्ट है और हमारे प्लान ये बढ़िया है, आप सुनिए इसको, समझिए इसको, कन्विंस करें ना उनको। आखिर कर क्या रहे हैं हम? बाय द वे मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, आखिर जिसे देखो मीटिंग हो रही है साहब, क्या मीटिंग हो रही है? आउटकम क्या है? आउटकम तो ये सारी प्रोटेस्टें दिख रही हैं, आप इनको बुला नहीं रहे, सुन नहीं रहे इनकी बात, तो प्यार से बुलाओ ना भाई, आप तो शासक है ना, शासक का काम क्या है, प्रजा की बात सुनना कि नहीं? तो उनको बुलाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उनका बिल्कुल हो सकता है बेकार आइडिया हो, पर आप उनको प्रूव करो ना, आप उनको समझाओ कि देखो मेरा प्लान ये है सरकार का, आपका प्लान देखो ये है, मेरे में तो इतने फायदे, आप में तो इतने डिफेक्ट। अरे ऐसे करके समझाओ ना, तो वो भी तो दिमाग वाले लोग हैं, वो भी तो कहेंगे अच्छा साहब मान गए आपका, ठीक है, हमारी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। बट उनसे बात ना करना, उनसे संवाद ना करना, उन्हें एक थर्ड रेट मानना कि ये तो हल्ला मचाते हैं, ये तो NGO हैं, कि देखिए ये भी खूब चलता है सरकार में, अरे NGO इनका काम है शोर मचाना, ऐसा नहीं है।
एनजीओ बहुत ज्ञानी है कई, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने लेवल पे। अगर सरकार उनको इन्वॉल्व करे पॉजिटिवली तो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ बन जाए गवर्नमेंट की। आप समझ रहे हो बात? हालांकि इस मामले में पीएमओ में भी गए हैं ये लोग, जिन लोगों ने डीपीआर तैयार की है, लेकिन आउटकम फिर नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इनकी बात तो सुनी जाए, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। इतना तो बनता ही है इनका, हाँ भाई बताओ क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम, मैं सुनूंगा। टेक्निकल लोग बैठे गवर्नमेंट कर, सुने उनकी बात को, फिर उनको समझाएं कि ये डिफेक्ट है टेक्निकल इसमें, अगर है तो, और अच्छा है तो अपनाएं। बिल्कुल। बट पब्लिक ओपिनियन के बिना पब्लिक मनी को खर्च कर देना, और वो भी हजारों करोड़ में, ये तो मुझे कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता। सर हम रैप करें इस इंटरव्यू को, उससे पहले बस लास्ट 1-2 सवाल कि एक तो उत्तराखंड में जो जंगल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, उनका बेनिफिट उत्तराखंड का आम आदमी उतना नहीं ले पा रहा है, जबकि कीमत वो आम आदमी ही चुका रहा है। कहीं वो बाघ का शिकार बन रहा है, कहीं भालू का शिकार बन रहा है, कहीं उसके अधिकार छीन लिए गए हैं, कहीं अलग अलग तरीक़ों से वो सफ़र कर रहा है। लेकिन इतने सारे नेशनल पार्क से अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात हो, तो अगर रामनगर वाला बेल्ट को छोड़ दिया जाए, जहाँ पे जिम कॉर्बेट की वजह से कई लोगों का रोज़गार चलता है, तो इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, हम लोग कभी ऐसा डेवलप नहीं कर पाए कि उससे स्थानीय लोग बहुत अच्छी कमाई कर पाएँ। तो आपको लगता है कि पोटेंशियल बहुत है उत्तराखंड के फॉरेस्ट से आम लोगों की लाइवलीहुड को जोड़ने का? देखिए, ये तो एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। कंजर्वेशन तभी होगा जब लोग उससे जुड़ेंगे, और लोग तभी जुड़ेंगे जब उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बिल्कुल। वरना लोगों के पास टाइम नहीं है इतना। उनको आप कुछ भी भाषण दो, ऑक्सीजन बहुत होगी, पर्यावरण सुधर जाएगा, पानी खूब मिलेगा, दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड, एंड राइटली सो। दे वांट कि भाई मेरी लाइवलीहुड का बताओ क्या हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो आप देखिए, टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे उत्तराखंड में बहुत ही ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है ये। हम कॉन्जर्वेशन के साथ साथ उस कॉन्जर्वेशन को यूज़ कर सकते हैं टूरिज़्म में, जो हमें करना चाहिए। जैसे भूटान को आप देखिए, भूटान ने अपने को पूरी तरह से कंजर्व कर रखा है, और इतना बढ़िया वो देश है। वहाँ के लोग के हैप्पीनेस इंडेक्स में बड़ा हाई लेवल है उनका, भूटान के लोगों का, और वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही है, वो इतने खुश रहते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, इको टूरिज़्म कहिए, जो भी कहिए, इससे हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। इसकी प्रॉपर एक प्लानिंग अगर की जाए, ठीक है। और वैसे गवर्नमेंट ने ये अच्छा बड़ा किया है, जो मुझे पसंद है, होम स्टेज बहुत बड़ा है इन्होंने, तो वो एक अच्छा स्टेप मुझे लगा कि भाई अब जाइए, कोई होटल वोटल की आपको उतनी, आप होम स्टे में रहिए, लोगों को सीधे इनकम मिल रही है उससे, ठीक है। हालांकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट वहाँ पे भी काफ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास रिसोर्स है, जिसका यूज़ हमें इनकम जनरेशन के लिए करना चाहिए, और इसमें अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। इस पर भी चिंतन मनन हो तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। और साथ साथ ये जो एक कूड़ा प्रबंधन है, जो हमने पहाड़ों को गंदा कर दिया पॉलीथीन प्लास्टिक डाल के, ये एक बहुत बड़ा आइस हो रहा है। देखिए, हम लोग स्विट्ज़रलैंड से लोग कहते हैं कम नहीं है, और शायद बिल्कुल बात सही है। अगर ये माइनस कर दिए सारा कूड़ा, तो हमारे पहाड़ कितने सुंदर हैं, है ना। पर जगह जगह आप जाइए, सारा पॉलीथीन प्लास्टिक ये वो फेंक रख के भाई लोगों ने खा खुद रहे हैं, और जो है मजे खुद ले रहे हैं, और पूरा सरकार के सर पे, सरकार साफ कराए। क्यों कराए सरकार साफ? वो सिविक सेंस की खुद करना चाहिए। और एक ये जो गुटखे वाली बीमारी है, मैं देख रहा हूँ, मैं रोडवेज में चलता हूँ कभी कभी, ड्राइवर जो है हर 10-15 मिनट में थूकता है नीचे। तो एक दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अगर उत्तराखंड में 300 बसेज हैं, वो कम नंबर माना मैंने, जो रोज़ अप्लाई कर रही हैं, उनमें 150 ड्राइवर भी थूकने वाले हैं, और अगर वो 15-20 बार भी थूक रहे हैं, तो इन सड़कों पर कितना थूक रहे हैं, कितनी गंदगी कर रहे हैं, इन्फेक्शन कितना। और मोदी जी का हमारा प्रोग्राम सफाई करो, और ये स्वच्छ भारत और ये तो सब बेड़ा गर्क करे दे रहे हैं। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वी नीड टू रियली इम्प्रूव। हर चीज़ के लिए सरकार का मुख देखना, वो भी बिल्कुल गलत बात है। हमें अपनी जिम्मेदारी पहले समझनी होगी। लास्ट क्वेश्चन है कि इतने साल आपने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, और आप हेड तक रहे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगर चैलेंजेस बीइंग ए इनसाइडर, अगर आप बताएं कि आपको सर्व करते हुए, या जो अब आप ऊपर से देख रहे हैं, चुनौतियां क्या हैं उत्तराखंड के वन विभाग के सामने? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास है कि विकास को हमारे संरक्षण से बैलेंस स्थापित करना, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। अब ये इजीली सेड देन डन है, ये इजीली सेड देन डन है, ठीक है। बट देन हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी है। जैसे मैंने बताया, अगर कुछ बचा है तो काफ़ी हद तक, देखिए जनता का तो खैर उसमें योगदान हम मानेंगे ही, जनता का तो कंट्रीब्यूशन है, पर जो बचा उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। पर स्थिति दिन पे दिन हाथों से स्लिप होती जा रही है।
तो हमें ये समझना है कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए कंट्री के लिए जिम्मेदार है। और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया भी हमारे पास है। अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर देखें, तमाम डिपार्टमेंट देखें, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स है, सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है। तो हमें ये करना है कि हम स्ट्राइकिंग द बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, और उसके लिए हमें जनता को जो हम नहीं ले पा रहे हैं अपने साथ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमने इस पे हमने सक्सेस कर लिया तो हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। फॉरेस्ट फायर की बात आप करें, एनक्रोचमेंट की बात आप करें, इलिसिट फेलिंग की बात करें, पोचिंग की बात करें, ये तमाम प्रॉब्लम अगर जनता हमारे साथ आ जाए तो इस दिशा में हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये एनक्रोचमेंट वगैरह तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पावरफुल लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं। आपने तो नहीं, वो तो आपकी बात सही है। देखिए, अभी सीएम साहब ने भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया था, मुझे वो बहुत प्रोग्राम बड़ा पसंद आया। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी इन्होंने। अब वो काफ़ी चली, अब तो खैर सुनाई नहीं पड़ रहा है। पर सर उस एंटी एनक्रोचमेंट में कुछ मजारे हैं और ये सब टूटा, वो तो चलिए अलग इशू है, लेकिन उससे मैं एग्री नहीं करता। कोई 5 स्टार तो नहीं टूटा उसमें। मेरा ये कहना है, देखिए, हमें इस तरह का तो बिल्कुल नहीं, हम लोग सोच ही नहीं सकते। हम तो वैसे भी ऑल इंडिया सर्विस वाले लोग हैं। हम ये रिलीजन, ये वो, पहाड़ प्लेन भी बहुत चलता है, तुम पहाड़ के हो, तुम प्लेन के हो, तुम, बिल्कुल हम लोगों के दिमाग में नहीं होता। हमें सबके साथ जस्टिफाइड रहना है ना। राजा को तो प्रजा को एक नज़र से सबको समान रूप से देखना है, उसमें ये नहीं होता ये। तो वो तो मैं एग्री नहीं करता भैया उस पर। एनक्रोचमेंट कहीं पे भी हो, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुसलमान का हो, किसका हो, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो एक ही तरह से सब कुछ होना चाहिए। और एनक्रोचमेंट अपने आप में इतनी बड़ी समस्या है। फॉरेस्ट को छोड़िए, आप और सरकारी विभाग, इरिगेशन देख लीजिए, PWD देख लीजिए, और ये नगर निकायों को देख लीजिए, नगर निगमों को देख लीजिए, इतनी बुरी तरह से सरकारी ज़मीन दबा रखी है। और इसका भी बड़ा आसान सलूशन है। चलते चलते मैं यही बता दूं आपको, इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक सर्वे ऑफ इंडिया को ये टास्क दे दिया जाए कि ये हमारे डिस्क्रिप्शंस हैं, आप सर्वे करिए, आपके पास सैटेलाइट इमेजरीज है, आप एनक्रोचमेंट मार्क कर दीजिए। और जब मैं हॉफ था, हेड था फॉरेस्ट का, एक टाइम ये एक्सरसाइज चली भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम में, और हम लोग बड़े खुश हुए। अच्छा। मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, जबकि सारे प्रदेश के एनक्रोचमेंट सभी विभागों के आइडेंटिफाई करने के लिए टॉप सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर हम लोग साथ बैठे। आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैंने कहा एक काम बड़ा अच्छा हो रहा है। पर आप देखिए क्या हुआ उसका, सब सर्वे ऑफ इंडिया वाले तैयार हो गए ना, सब हम बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ठीक है, अब उन्होंने कुछ फीस भी मांगी हुई, भाई पैसा तो चाहिए। गवर्नमेंट को पता नहीं क्या एहसास हुआ ऐसा कि ये मामला खतरनाक हो सकता है। कहा तो उन्होंने शायद कुछ ऐसे ही कि पैसे नहीं है, तो ऐसे प्रोग्राम के लिए पैसे होंगे भी नहीं। पर आप ये देखिए, वो फॉरेस्ट का बता देते कि आपका इतना एनक्रोच्ड है, वो, और थर्ड पार्टी है और दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। अगर ये हो जाता तो आप देखिए सरकार को इतने करोड़ों अरबों की ज़मीन मिलती। वो तो जो भी फीस लेते, 200 करोड़ लेते, 300 करोड़ लेते, पर आपको हमें इतनी ज़मीन सरकार को मिल जानी थी कि अरबों की। पर वो प्रोग्राम में पीछे हटा गया, और वो हमारे आज तक समझ में नहीं आया कि जो इनिशिएटिव इतना अच्छा था, वो बिना इनिशिएटिव के कैसे जो है वो पीछे हट गए, वो मेरे समझ में नहीं आया। मंत्रिमंडल में ही कुछ लोग रहे होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज उसके चपेट में आ जाए। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, है ना? ठीक है, और ये जरूरी है। अगर तब नहीं हुआ तो अब होना चाहिए मेरे ख्याल से। तमाम डिपार्टमेंट की लैंड बहुत बुरी तरह एनक्रोच्ड है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ बारामासा पॉडकास्ट। राहुल, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थैंक द ऑडियंस आल्सो। थैंक यू सो मच। तो ये थे जयराज जी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में फिर होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ में चर्चा। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए बारामासा।